मतलब जो उद्धव गद्दार का जो एक नारा दे रहे हैं एक नाथ शिंदे को लेके वो चला नहीं। अगर कोंकण रीजन में यहाँ पर बीजेपी अच्छा कर रही है, शिवसेना का गढ़ है और इसका मतलब शिंदे यानी कि एकनाथ वाले शिंदे, मतलब कंफ्यूजन बहुत होता है जनता को समझाने के लिए। ही विल डू इट। रामकृपाल जी कुछ कह रहे हैं जल्दी से, क्योंकि फिर मुझे मुंबई का आंकड़ा दिखाना है। मैं यही कह रहा हूँ कि कोंकण और ये जो थाने वाला जो रीजन है बेसिकली बॉम्बे का ही हिस्सा है। सही बात है। यहाँ अगर उद्धव ठाकरे अच्छा नहीं कर पा रहे हैं तो तय जान लीजिए कि ये जो फिगर अभी आप देख रहे हैं ये महायुति की 150 के आसपास जा रही है। ठीक है, जल्दी से देखिए चलिए मुंबई की 36 सीटें अभी मैं आऊंगी। मुंबई की 36 सीटों पर देखिए इस समय कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। ठाणे कोंकण में बीजेपी बाजी मारती हुई दिखाई दे रही है। मुंबई में क्या हो रहा है अनुराग, जल्दी से बताइए। तो कांग्रेस प्लस को 15 से 20 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं और बीजेपी प्लस को भी 15 से 20 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। एकदम। अभिज्ञान इस पर क्या आकलन है आपका? देखिए इतना अर्बनाइज्ड है, इंडिया का पहला और अकेला कॉस्मोपॉलिटन सिटी मुंबई। अब पॉइंट यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग है, अगर फिर दोनों अगर बराबर पे है तो डोमिनेंट उद्धव सिंपैथी नहीं काम कर रही है जो लोकसभा में की थी इनके लिए बाकी मुद्दों के साथ। तो अगर मुंबई शहर के भीतर ये हाल है तो मैं इसको बीजेपी का एज मानूंगा, क्योंकि ये डोमिनेंट उद्धव सिंपैथी होनी चाहिए थी मेरे हिसाब से। ठीक है राकेश सिन्हा जी, जो उद्धव ठाकरे ने गद्दार एक नाथ शिंदे को कहा, क्या लग रहा है वो बैकफायर कर गया? और ये लग रहा था कि साहब यहाँ पे महाविकास आघाड़ी एज ले रही है, लेकिन अब तो टक्कर जो है वो ऐसा लग रहा है कि महायुति बाजी मार सकती है। देखिए उद्धव ठाकरे ने तो गद्दारी अपनी पार्टी सिद्धांतों और अपने पिताजी के साथ किया है। जिस प्रकार से उन्होंने धर्मनिरपेक्षता के सवाल पर समझौता किया है, जिस प्रकार उन्होंने रंग बदला है सत्ता के लिए, ये किसी को अपेक्षा नहीं थी, किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि सत्ता इतनी जल्दी इस उद्धव ठाकरे को वैचारिक रूप से भ्रष्ट कर देगी। ये वैचारिक भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा उदाहरण उद्धव ठाकरे हैं। जिस शिवसेना की स्थापना हिंदुत्व को लेकर हुई थी, बाला साहब ठाकरे आजीवन हिंदुत्व के लिए लड़ते रहे, संघर्ष करते रहे। जी राकेश सिन्हा जी आपके पास आऊंगी मैं, लेकिन देखिए इस समय दर्शक आंकड़ों का इंतजार कर रहे हैं। नॉर्थ महाराष्ट्र के आंकड़े आ चुके हैं, उत्तरी महाराष्ट्र में भी शोभना जबरदस्त कांटे की टक्कर है। यहाँ पर भी वही आंकड़ा है, बीजेपी प्लस को 15 से 20 सीटें और कांग्रेस प्लस को 15 से 20 सीटें। ये उत्तरी महाराष्ट्र में कांटे की टक्कर की तस्वीर है इस एग्जिट पोल के हिसाब से। नॉर्थ महाराष्ट्र में भी कांटे की टक्कर। टिप्पणी होगी शोभना, फिर वही जो रामकृपाल जी को कह रहा था। चलिए इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग महाराष्ट्र का ओवरऑल दिखा देता हूँ। देखिए किसकी बन रही है अभिज्ञान सरकार महाराष्ट्र पर। ये सर्वे क्या कहता है? बीजेपी प्लस को 129 से 159 सीटें एग्जिट पोल के हिसाब से और कांग्रेस प्लस को 124 से 154 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। को देखकर ये तय कर पाना मुश्किल है कि ऊंट किस करवट बैठेगा, यानी हमें 23 तारीख के नतीजों का इंतजार करना पड़ेगा। अभी हालांकि बहुत अगर मैं जो है वो बीजेपी को दिख रही है। जल्दी से प्रेम शुक्ला जी अपनी टिप्पणी दे दीजिए, फिर राकेश सिन्हा जी आपके पास आ रही है। प्रेम शुक्ला जी, बहुत ज्यादा कोई ऐसा क्लीन स्वीप नहीं दिख रहा है। देखिए आपके एग्जिट पोल के विज्ञान को प्रणाम है, लेकिन हमको क्लीन स्वीप मिलने वाली है। एग्जैक्ट पोल के जब रिजल्ट आएंगे तो जैसे आप हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के पराजय का सब लोगों ने फलादेश दे दिया था एग्जिट पोल ने, लेकिन जब एग्जैक्ट पोल आया तो भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड जीत मिली। उसी तरह से प्रचंड विजय जो है भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली महायुति को मिलना निश्चित है। भूपेंद्र यादव जिनको आपने पूरा प्रभारी बनाया, वो पिछले 4 महीने से वहीं डेरा डालकर बैठे हुए हैं। आपकी इलेक्शन मशीनरी को तो कोई चैलेंज कर ही नहीं सकता है, लेकिन उस तरीके का क्लीन स्वीप फिलहाल आंकड़ों में नहीं दिख रहा है। ठीक है, नतीजों में हो सकता है। राकेश जी देखिए शोभना जी, भारतीय जनता पार्टी से आपने भूपेंद्र यादव जी का नाम लिया कि 4 महीने से वहाँ बैठे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जमीन पर जिस तरह से व्यवस्थित तरीके से काम किया है पूरी टीम, और बीजेपी के कोई मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, कार्यकर्ता, प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक चीज जो तब्दीली की है भारतीय राजनीति में कि चाहे आप जिस पद पर हों लेकिन आप पार्टी के कार्यकर्ता हैं और कार्यकर्ता के रूप में काम करेंगे। इसका असर हरियाणा में दिखाई पड़ा, यही असर महाराष्ट्र में दिखाई पड़ेगा, यही असर झारखंड में दिखाई पड़ेगा। ये मोदी वेव की वापसी है, मोदी वेव 2 है, जो मोदी वेव महाराष्ट्र को शिफ्ट करने जा रहा है। आप देखिएगा इसका परिणाम हरियाणा की मोदी वेव कहीं गई थी कांग्रेस। राकेश जी, इसका मतलब आपने ये मान लिया कि मोदी वेव थोड़ी खत्म हुई थी या कम हुई थी जो अब वापस आ रही है? नहीं,
नहीं, मैंने कहा मोदी वेव 1 चल रहा था, मोदी वेव 2 है जो कि पूरी तरह से स्वीप कर रहा है उन राज्यों में जिन राज्यों में हमारी पकड़ कम थी। आज महाराष्ट्र देखिए, महाराष्ट्र कोलिशन पॉलिटिक्स से उब चुका है। जिस ढंग से एक भारत का वो एक इकोनॉमिक कैपिटल है, उस इकोनॉमिक कैपिटल की जिस तरह से दुर्गति की गई थी उन सरकारों के द्वारा, वहां की जनता स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहती है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो योजनाएं हैं, आप देखिए प्रधानमंत्री जी को जब पूरी दुनिया में सम्मान मिल रहा था तो राहुल गांधी यहाँ बैठकर उनके बारे में क्या बोल रहे थे। देश की जनता में इतनी समझ है कि अपने प्रधानमंत्री अपने देश की सम्मान और देश का विकास, मुझे लगता है महाराष्ट्र की जनता हमेशा मुख्य धारा के साथ रही है और महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट रूप से अपने एनडीए के में बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। ठीक है राकेश जी, अब मेरा अगला सवाल, सबसे बड़ा मुद्दा आप महाराष्ट्र में क्या देख रहे हैं? कौन सा ऐसा टर्निंग पॉइंट आपके लिए, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि सिंपैथी वोट जो है वो उद्धव ठाकरे लूट ले जाएंगे। एक तरफ गद्दार का नारा चला दिया था, एकनाथ शिंदे जो है उनको लेकर भी कुछ नाराजगियां थी। कौन सा ऐसा एक ट्रम्प कार्ड या मास्टर स्ट्रोक आपका रहा महाराष्ट्र में कि आपको ऐसा लग रहा है कि आप क्लीन स्वीप करेंगे और वहां पर सरकार बनाएंगे? और सवाल आपसे भी वही है कि अगर आप सरकार बनाएंगे तो फिर मुख्यमंत्री कौन? क्या एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाएंगे या इस बार देवेंद्र फडणवीस? देखिए, ट्रम्प कार्ड की जहां तक बात करते हैं, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो अपनी काबिलियत है, जो एक नेतृत्व की क्षमता है, उसका प्रभाव आज सभी राज्यों के चुनाव में पड़ रहा है, चाहे वो हरियाणा का चुनाव हो या महाराष्ट्र का चुनाव हो। दूसरी बात है कि हमारा ट्रम्प कार्ड विकास है और इस विकास के नारे के सामने ये सब जो उलट पुलट बातें कांग्रेस के द्वारा, राहुल गांधी और उद्धव ठाकरे के द्वारा बोला जा रहा है, उसमें उसका नकारात्मक असर भारत की जनता पे पड़ रहा है। हम विमर्श की संस्कृति में जो प्रदूषण हुआ है उस प्रदूषण को दूर करना चाहते हैं और इसलिए ये प्रदूषित विमर्श हमेशा भारतीय जनता पार्टी को लाभ पहुंचा रहा है। अगर विकास की बात आप कर रहे हैं तो फिर बटेंगे तो कटेंगे क्यों? आपको क्यों इतने जोर शोर के साथ उठाना पड़ गया? ये सवाल भी आपसे जरूर पूछा जाएगा कि जब आप मोदी के विकास की बात करते हैं, आप मोदी के कामों की बात करते हैं, मोदी की पर्सनैलिटी की बात करते हैं, तो फिर ये बटेंगे तो कटेंगे योगी का नारा इतना हिट क्यों महाराष्ट्र में? नहीं बढ़ते तो पाकिस्तान नहीं बनता, नहीं बढ़ते तो अफगानिस्तान भारत से दूर नहीं जाता, नहीं बढ़ते तो जो ग्रेटर इंडिया एक बृहत्तर भारत था वो छोटा सा भारत नहीं हो जाता। आज भारत की चौहद्दी क्या है और 47 से पहले भारत की चौहद्दी क्या थी? हम इतनी जल्दी अपने इतिहास को भूल जाएं, वह कौम, वह जाति, वह समाज, वह विचारधारा अंत हो जाता है जो अपने इतिहास को इतनी जल्दी भूल जाता है। हम इतिहास को भूलने वाले नहीं। लेकिन अजीत पवार साहब ने नकारात्मक नारा नहीं है। आप ही के सहयोगी, आप ही के डिप्टी सीएम ने कह दिया कि बटेंगे तो कटेंगे या नहीं चलेगा। पंकजा मुंडे ने भी, देखिए, उनको लगता है नहीं चलेगा, लेकिन पूरे देश में चल रहा है, पूरे देश में चल रहा है कि हम बट नहीं सकते हैं। देश को एक रखना, देश को सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक रूप से एक रखना, यह बटेंगे कटेंगे का नारा है। यह कटना किसी सांप्रदायिक नारा नहीं है, यह कटना किसी कौम पर अटैक नहीं है। उनको अपराध बोध क्यों होता है? कुछ लोगों को अपराध बोध क्यों होता है बटेंगे कटेंगे पर? ठीक है, चलिए देखिए, चलिए आप समुदाय को आ गया, हम एक मिनट, विज्ञान कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं राकेश जी की बात को ध्यान से सुन रहा था। जिन को बीजेपी योगी आदित्यनाथ के इस नारे से प्रॉब्लम है, बीजेपी तुरंत उससे रिश्ता तोड़ ले। चलिए ठीक है, चलिए देखिए, जीनिया ने एक सवाल महाराष्ट्र में पूछा है, क्योंकि आंकड़े आ गए और टक्कर बड़ी कांटे की दिख रही है, तो महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री की पहली पसंद कौन है? ये जीनिया ने मुझे जानना चाहे। जीनिया से सुन लीजिए विज्ञान जी। जीनिया बताइए, महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री पद की पहली पसंद कौन? महाराष्ट्र में सबसे बेहतर मुख्यमंत्री कौन हो सकता है? हमने इस सवाल पर भी लोगों के सेंटिमेंट का एनालिसिस किया। उसके मुताबिक देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के लोगों की पहली पसंद हैं। दूसरे नंबर पर मौजूदा सीएम एकनाथ शिंदे हैं और तीसरे नंबर पर लोग उद्धव ठाकरे को सीएम के रूप में देखते हैं। तो देखिए, चलिए, कम से कम उद्धव ठाकरे रेस में तो बने हुए हैं, तीसरे नंबर पर ही सही, लेकिन उद्धव ठाकरे रेस में है, ये साफ है। ऐसा नहीं है कि लोग अजीत पवार को देखना चाह रहे हैं। तो देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे। मुझे लगता है मैं अगला सवाल जी अभिज्ञान कुछ कहना चाह रहे हैं। बस अगर कोई आंकड़ा मिल जाए मुझे कि शिंदे, एकनाथ शिंदे, हाउ इज ही डूइंग, ये बड़ा क्रूशल है। सब लोग यहाँ अग्री करेंगे। मैं देखना चाहता हूँ आपके जीनिया जी के माध्यम से
एक ना चलिए, इसके लिए शशांक जी से आप संपर्क कर लीजिएगा। इसके बाद महाराष्ट्र चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा क्या रहा, ये भी आप जानना चाहते होंगे, तो जीनिया ने इस पर भी सर्वे किया। जीनिया, महाराष्ट्र चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा क्या रहा? अभी राकेश सिन्हा कह रहे थे विकास उनका ट्रम्प कार्ड है, आपके हिसाब से क्या ट्रम्प कार्ड रहा? महाराष्ट्र चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा क्या रहा? मैंने इस सवाल का जवाब तलाशा तो पाया कि महंगाई को लेकर लोगों में सबसे ज्यादा चिंता है। करीब 30% लोगों ने माना कि महंगाई से परेशान हैं। बेरोजगारी की बात करें तो 25% ये मानते हैं कि बेरोजगारी बड़ा चुनावी मुद्दा है। खासकर युवा मतदाता इसको लेकर खासे परेशान दिखे, जबकि 20% ये मानते हैं कि भ्रष्टाचार बड़ा चुनावी मुद्दा है। किसान की समस्या को 15% लोगों ने बड़ा मुद्दा बताया। वहीं बटेंगे तो कटेंगे और वोट जिहाद 10% लोगों ने चुनावी मुद्दा माना है। देखिए, जीनिया बड़ी बेबाकी के साथ जो उनके आकलन है, जो उनके आंकड़े हैं, वो बता रही हैं दर्शकों को। और अब उद्धव ठाकरे को लेकर सवाल बनता है, क्योंकि तीसरे नंबर के पसंद वो बने हुए हैं। मैं आऊंगी राकेश जी आपके पास, पहले ये सवाल जरा जीनिया से पूछ लूं कि उद्धव ठाकरे को सहानुभूति वोट क्या मिला? इस बार महाराष्ट्र में 2 शिवसेना चुनाव लड़ रही है। उद्धव ठाकरे की पार्टी 2 साल पहले टूट गई है। ऐसे में इस बार हमने एग्जिट पोल में उद्धव ठाकरे के प्रति सहानुभूति वोटिंग को लेकर भी लोगों का सेंटीमेंट जाना। 30% लोगों का सेंटीमेंट था कि उद्धव ठाकरे को चुनाव में इमोशनल वोट मिलने वाला है, जबकि 50% लोगों का मानना है कि सहानुभूति वोट नहीं मिलेंगे। 20% ने कोई राय नहीं दी।